हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की हमारी 6th क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र निकालने का। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने का जो क्वेश्चन था वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। उसमें मैंने आपसे क्या पूछा था, तो उसमें कैल्शियम तो आपको दिया था कितना 40%, कार्बन आपको दिया था 12% और रिमेनिंग ऑक्सीजन, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया आपका 62। तो यानी ऑक्सीजन आपके पास हो जाना है 48%। अगर दोनों को ऐड करके आपको 100 में से माइनस करना है तो आपके पास कितना आ जाता है 48% आ जाता है। अब बेटा आगे क्या कैसे करें, तो पहले हम परमाणु संख्या निकालेंगे। इसमें परमाणु संख्या, अब परमाणु संख्या निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर आप उसके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दोगे। तो 12 का भाग लगाओगे, ओ कैल्शियम का 12 थोड़ी होता है, कैल्शियम का तो 40 होता है, तो 40/40 करोगे तो परमाणु संख्या 1 आ जाएगी। कार्बन 12 है तो 12 में कार्बन का परमाणु भाग भी 12 होता है, फिर से यहाँ भी 1 आ जाएगा। और ऑक्सीजन 48 होता है, 48 में आप 16 का भाग लगाओगे तो ये आपके 3 आ जाएगा। यानी सिंपलेस्ट रेशो यही, आपको किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर सीधा ही सरल अनुपात आ गया। ये सरल अनुपात परमाणु संख्या का, और परमाणु संख्या का जो सरल अनुपात होता है वही किसको व्यक्त करता है, मूलानुपाती सूत्र को। तो मूलानुपाती सूत्र आपका हो चुका है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का Ca1 Ca और O3, यानी फॉर्मूला हो गया। एक एक को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, CaCO3 ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन जो कि सॉल्व कर दिया गया। अब हम बात करते हैं NCERT की एक और प्रॉब्लम के ऊपर जो कि आपके 1.3 है। उसमें भी आपको एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र ही पूछा गया है। तो लेते हैं उस प्रॉब्लम को, इसको मिटा दूँ। चलिए मिटा देता हूँ। अगर आपने उतारा नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप उतार लेंगे इसको। तो आते हैं हम, क्वेश्चन NCERT का है और 1.3 प्रॉब्लम है ये। इसके अंदर क्या है कि एक आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड में कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, तो बेटा आयरन ऑक्साइड के अंदर आपके एक तो आयरन हो सकता है Fe, और एक आपके पास हो सकता है ऑक्सीजन। इसमें Fe का परसेंटेज आपको दे रखा है 69.9%। तो बचा हुआ ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दे रखा है 30.1%। ये आपके ऑक्सीजन का परसेंटेज है। पूछा है मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है। क्या बताना है बेटा, मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र बताने के लिए अब आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। अगर खुद से नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और खुद से बन जाता है तो भी सॉल्यूशन देखेंगे क्या हमने राइट किया था क्या। तो वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को वापस से ऑन करें, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो एक बार क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हमको पता करना है, क्वेश्चन आपने लिख लिया था।
अब हम करते हैं। तो हमारे पास Fe कितना था 69.9%, ये Fe का परसेंटेज हो गया। और O का परसेंटेज हमारे पास कितना था 30.1%, ये आपके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, पहले परमाणु संख्या का पता करेंगे। परमाणु संख्या फॉर्मूला वही यूज करेंगे 69.9 एटॉमिक वेट आयरन का पीरियोडिक टेबल में से देख लेंगे, पता नहीं है तो 56 होता है। आयरन का परमाणु भार कितना होता है बेटा 56 होता है। इधर ऑक्सीजन 30.1 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो ये आयरन का हो गया। इसको सिंपल करोगे तो 56 पहले आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। अब बचा कितना 4 और 9 इधर से बच गया, 9 4 13, यानी आपके बच जाता है 69 में से 56 को माइनस करोगे तो 3 तो इधर बच गया और 1 इधर बच गया 13, ठीक है। 9 फिर से उतारोगे। अब इसके अंदर कितनी बार टाइम डिवाइड होगा ये, तो लगभग 2 टाइम डिवाइड होगा ये 1.2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ डिवाइड हो गया 1.2। इसको भी देख लेते हैं। तो ये एक बार तो डिवाइड होगा ही, फिर उसके बाद कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो बचा कितना 130 में से 60 माइनस करोगे तो ये आपके 41। अब 16 का डिवाइड 140 में कितनी टाइम जाएगा, तो लगभग जाएगा 16 8 टाइम। कितनी बार 8 टाइम जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशो सबसे छोटा नंबर अब यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये नंबर दिखाई दे रहा है या ये नंबर, दैट इज स्मॉल, ये स्मॉल है आपके। तो अब परमाणु संख्या का अपेक्षित अनुपात निकालना है। परमाणु संख्या का आपेक्षिक अनुपात जो कि कितना आया है, तो छोटे नंबर का दोनों नंबर में आप डिवाइड करोगे। 1.2 को 1.2 से डिवाइड करोगे, इधर 1.8 को 1.2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ तो 1 टाइम गया, यहाँ आपके 6 से डिवाइड हो गया 3:2। क्या आ रहा है 6 से डिवाइड कर लिया ना 3:2। तो सरल अनुपात अगर आप करोगे तो सरल अनुपात इसका क्या हो जाएगा, इसका सरल अनुपात हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो सरलतम अनुपात इसका हमारे पास क्या आने वाला है, तो बेटा सरलतम 1:3/2। तो इसको सिंपल करोगे तो 1/1 कर लेते हैं, 2 LCM आ गया तो 2:3। ये रेशो होता है, यही इसका सरलतम अनुपात है। या फिर ऐसे नहीं करते हो तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। ये रेशो है आपके पास 1:1.5, इसको मैं 1.5 भी लिख सकता हूँ। तो अब ये पूर्णांक में नहीं है तो दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आएगा 2:3। तो आपके पास 2:3 आ गया है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो नाउ अब आ गया मूलानुपाती सूत्र, Fe के नीचे तो 2 और ऑक्सीजन के नीचे 3। तो हमारा मूलानुपाती सूत्र आ चुका है Fe2O3। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए आप कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया है, आप कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। तो बेटा मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है।
सबसे पहले आपको गिवन परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है, दिया गया प्रतिशत संगठन जो होता है, उसके अंदर उसी तत्व के परमाणु भार का भाग लगा के सबसे पहले परमाणु संख्या को पता कर लो। परमाणु संख्या जो आ जाती है, अगर वो सरल अनुपात में हो तो ठीक है, अदरवाइज उसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए उस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या जो है उसका भाग लगा दो। फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखिए वो सरल अनुपात है क्या। अगर अभी भी वो सरल अनुपात नहीं है, जैसे कि यहाँ, तो फिर आप किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो और ये रेशो यानी 1:2 ऐसे सिंपल रेशो होता है, वो सरल अनुपात हो जाता है। फिर उसके कोफिशिएंट जो आते हैं, जैसे 2 Fe के नीचे लगा दो और 3 ऑक्सीजन के नीचे लगा दो। तो इस तरह से आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Fe2O3। क्लियर, मिटा दें। तो ये आपके पास मूलानुपाती सूत्र का NCERT का क्वेश्चन हमने ले लिया, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब मूलानुपाती अणुसूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र की बात हो गई। प्रतिशत संगठन से अणुसूत्र प्राप्त करना। तो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र के अलावा एक सूत्र और था जिसे हमने कहा था अणुसूत्र। तो पहले तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा हमने जब डेफिनेशन लिखी थी तब अच्छे से क्लियर किया था कि किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को बताया जाता है। फिर उसके बाद अणुसूत्र की बात की, तो अणुसूत्र किसी भी यौगिक का वह सूत्र होता है जिसमें उसकी वास्तविक संख्या, एक्चुअल संख्या को, परमाणु संख्या को बताया जाता है। तो डेफिनेशन तो हमने पिछली बार लिख ही ली थी 2 कॉलम बना के कि मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र जिसमें परमाणु संख्या के सरलतम अनुपात को बताया जाता है, और अणुसूत्र वह सूत्र होता है जिसके अंदर, जैसे ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6, ये अणुसूत्र था। तो अणुसूत्र में हमने बिल्कुल वास्तविक संख्या को बताया था ना। तो वो वास्तविक संख्या हमको कैसे पता लगे, मूलानुपाती सूत्र तो हम सीख गए। तो अब इसके लिए स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको वही मूलानुपाती सूत्र तो अभी भी प्राप्त करना है। सर्वप्रथम दी गई प्रतिशत रचना से मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करते हैं। पहला काम तो आपको जो अब तक हमने कर चुके हैं वो ही करते हैं। सर्वप्रथम दी गई प्रतिशत रचना जो होती है उससे आप मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लो। स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या करना है, अब मूलानुपाती सूत्र का, जैसे हमने
ग्लूकोज का जो 40% कार्बन दिया था मैंने, इससे हाइड्रोजन 6.6 और ऑक्सीजन, तो हमने पहला जो सवाल किया था उससे मूलानुपाती सूत्र क्या आया था, CH2O आया था। तो CH2O मूलानुपाती सूत्र 1% रचना का जो सबसे पहले क्वेश्चन करा था। अब मूलानुपाती सूत्र का भार ज्ञात करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र का भार, जैसे उदाहरण CH2O, ये क्या है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। का भार कैसे निकालोगे, तो इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का भार कितना होता है बेटा, 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसलिए मैंने 2 ले लिया। और ऑक्सीजन 1 है, और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 यानी 16। तो टोटल कर देंगे 12 और 2 14 और 16 30। तो हम इस तरह से उदाहरण हो गया ये आपका कि हमने मूलानुपाती सूत्र का भार प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में अब हम अणुसूत्र के लिए क्या करेंगे। तो स्टेप 3 के अंदर यौगिक के दिए गए अणुभार दिया जाएगा यौगिक का अणुभार, या जिसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। यौगिक के दिए गए अणुभार या मोलर द्रव्यमान से, यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद मोलर द्रव्यमान के बाद की बात यहाँ है, से एक पूर्णांक संख्या n प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक सूत्र काम में लेना पड़ेगा आपको। क्या सूत्र है, n पूर्णांक की होनी चाहिए। n बराबर मोलर द्रव्यमान या अणुभार, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र के भार का भाग लगा दो, तो इससे ये जो संख्या n है वो पूर्णांक में होनी चाहिए। ध्यान रहे n बराबर पूर्णांक ही आना चाहिए। अब तुम कहोगे 5.1 आ गया तो 5.1 आ गया तो उसको 5 ले, 5.9 आ गया तो उसको 6 ले, 7.3 आ गया तो उसे 7 ले, लेकिन 7.5 आ गया तो उसे 15 ले, डबल कर दें उसको। समझ गए बात, तो पूर्णांक में ही लेनी है। तो आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप, आपको सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करना है। अब मूलानुपाती सूत्र का भार प्राप्त करना है, और तीसरे स्टेप के अंदर एक पूर्णांक संख्या n प्राप्त करनी है, जो कि मोलर द्रव्यमान को, अब मोलर द्रव्यमान आपको क्वेश्चन देगा, दिए गए अणुभार यानी जिस भी यौगिक का
अणुसूत्र पूछना चाहता है क्वेश्चन, उसका आपको मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार दिया जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टेप्स आप एक बार कॉपी कर लेंगे। स्टेप कॉपी करने के बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टेप के लिए अब मैं स्टेप को मिटा दूं, याद रखोगे स्टेप्स? ठीक है, मिटा देता हूँ। स्टेप्स को आप कॉपी में देखते हुए क्वेश्चंस करना। पहले स्टेप्स उतार लेना पॉज करके वीडियो को, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करना। खुद से ही अगर ये स्टेप काम में लेने से हो जाता है क्वेश्चन, तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें हाथ में हैं, चीज़ें निकल नहीं रही हैं। तो देखो, सब जीतने का, किसी भी चीज़ पर सफलता को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि खुद से ज़्यादा ट्राई करें, क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? एक यौगिक का विश्लेषण करने पर निम्न प्रतिशत रचना प्राप्त हुई। जिसमें कार्बन हुआ आपके 92.3% और हाइड्रोजन हो गया आपके, कितना बचेगा फिर? 7.7%। कितना? 7.70%। ठीक है। यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना मान लेते हैं? 70 है। तो अणुसूत्र की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन को कॉपी कर लो। अगर क्वेश्चन को कॉपी कर लिया तो फिर हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं आपके पास, उनको आप खुद काम में लें। 3 स्टेप्स को काम में लेने के बाद आपके पास अणुसूत्र, देखो क्वेश्चन ने मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार आपको दे दिया। मैंने कहा था जब भी अणुसूत्र पूछेगा क्वेश्चन, अणुसूत्र जब भी पूछता है आपको मोलर द्रव्यमान देना ही पड़ता है। तो मोलर द्रव्यमान दे दिया, तो अब आप आराम से अच्छे से इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, पॉज कर लिया, क्वेश्चन उतार लिया, उससे ट्राई कर लिया। उससे ट्राई करने के बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पहले आपको खुद से ही ट्राई करना है। तो ये आपको क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या सॉल्यूशन होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन, कार्बन कितना % है? कार्बन आपके पास है 92.30%। हाइड्रोजन कितना % है? तो हाइड्रोजन है आपके पास 7.7%। चलिए, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लगाते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारे क्या कहता है कि मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र के लिए आप क्या करोगे? पहले मूलानुपाती
सूत्र आपको पता करना है सबसे पहले। तो उसके लिए परमाणु संख्या, तो पहले परमाणु संख्या पे पहुंच जाते हैं। ये इसके लिए तो हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो अब भी आपको दिक्कत है तो फिर आप पिछले क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखो। 92.30 में किसका डिवाइड करेंगे, ये कार्बन है तो कार्बन का। हाइड्रोजन कितना है, ये तो कार्बन था, ये हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 7.70 डिवाइड बाई 1, तो ये दोनों का रेशियो आ जाएगा। ये 12 है तो 12 संते 84, 7 बार तो गया, फिर बचा कितना 84 6 2 8, फिर से वही 83, तो 12 संते 84 यानी 7.70 बार गया, और ये आपके पास 7.70 था। ये तो बहुत अच्छा डिजिट आया, कटेगा। तो परमाणु संख्या का सरलतम अनुपात, सरल यहाँ सरल ही आ जाएगा इसलिए मैं सरलतम लिख रहा हूँ, वरना पहले हम आपेक्षित अनुपात लिखते थे। तो सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, छोटी संख्या दोनों में, दोनों बराबर की संख्या है तो किसी का भी भाग लगा दो। तो 7.70 बटा 7.70, ये 1 आ गई। इधर भी 7.70 बटा 7.70, यहाँ भी 1 आ गई। ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो आपके पास आ चुका है 1:1। तो मूलानुपाती सूत्र आपके पास हो गया है CH1, C1H1। कोई डाउट? ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र हमने प्राप्त कर लिया सबसे पहले। अब इन स्टेप्स को मैं मिटा दूँ क्योंकि हमको ने पहला स्टेप पार कर लिया है, पहला राउंड पार, जिसमें मूलानुपाती सूत्र बताना होता है। अब हम मूलानुपाती सूत्र कैसे बताया आपको पता लग गया। अब स्टेप सेकंड पे आ जाते हैं। स्टेप सेकंड हमारी क्या कहती है, तो स्टेप सेकंड हमारी कहती है मूलानुपाती सूत्र का भार ज्ञात करना। तो मूलानुपाती सूत्र का भार, तो अपन जानते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या था, CH का भार आ जाएगा, C का तो कितना 12 और हाइड्रोजन का कितना 1, यानी टोटल हो गया कितना 13। तो ये मूलानुपाती सूत्र का भार आ गया 13। वेरी गुड, ठीक है, सबके साथ 13 आया तो कई खुश हो रहे होंगे कि हमने यहाँ तक तो सही किया। तो बेटा यहाँ तक सही किया तो आगे भी सही होगा, और यहीं तक गलत हो गया तो आगे जाने से कोई मतलब ही नहीं है। आप अच्छे से वीडियो को देखो। थर्ड, तो स्टेप थर्ड के अंदर क्या स्टेप बताया था, n बताना। तो n बताने के लिए क्या फॉर्मूला था, मोलर द्रव्यमान जो है उसके अंदर आपको डिवाइड करना है, किसका, मोलर द्रव्यमान में आपको डिवाइड करना है मूलानुपाती सूत्र के भार का। तो मूलानुपाती सूत्र भार का भाग लगाओ। तो आपके पास मोलर द्रव्यमान, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में दिया गया है 78, मूलानुपाती सूत्र का भार आ गया 30, और 13 के पहाड़े में 78 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 13 6 के 78, 13 78, तो 6 आ गया। तो n वैसे मैंने कहा था पूर्णांक, दैट इज पूर्णांक है ना ये, तो ये पूर्णांक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूर्णांक हो गया। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप और काम में लेनी है, या फिर क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र के जो कोफिशिएंट है ये, तो अणु सूत्र के लिए क्या करोगे, आप देखो अणु सूत्र बराबर C1H1 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कोफिशिएंट गुणा होंगे, तो C के नीचे 6, H के नीचे 6, ये आ गया अणु सूत्र जो किसका है, बेंजीन।
तो वो यौगिक कौन किसका अणुसूत्र प्रदर्शित करता है? बेंजीन का अणुसूत्र प्रदर्शित करता है। अणुसूत्र हमारे पास आ चुका है C6H6। ठीक है बेटा, एक बार कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को कि किस तरह से ये हमने लिया है। तो चलिए मिटा देता हूँ इसको, तो मिटा देता हूँ लोग इसको। तो आपने कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन इस पे हम ले लेते हैं कि एक और क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके लिए तो परसेंटेज कंपोजिशन मुझे आपको देना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैं परसेंटेज कंपोजिशन आपका दे देता हूँ। लिखिए आप क्वेश्चन। एक यौगिक एक बार सॉल्व कर लेता हूँ मैं, कौन सा डेटा बनाना है। एक यौगिक में कार्बन बराबर 85.71% तथा हाइड्रोजन बराबर, तो हाइड्रोजन भी आपका ले लेते हैं हम, कितना बचा 14 पॉइंट आपके बचा 28% है। यदि तथा यौगिक का अणुभार 28 है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र की गणना करो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप वही स्टेप्स आपको इसमें फॉलो करनी है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद आंसर को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आपने, पॉज करके कॉपी कर ले कि सर हमारा तो छूट गया, आपने मिटा दिया, तो आप पॉज करके कॉपी कर लिया करें क्वेश्चन को। चलिए, पहले हम मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बेटा? तो मूलानुपाती सूत्र के लिए आपको कार्बन कितना दिया है? कार्बन दिया है 85.71%।
और हाइड्रोजन कितना दिया है, तो हाइड्रोजन दिया है 40.28%। दिया नहीं दिया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 85.71 डिवाइड बाय 12 का डिवाइड कर दोगे, इधर 40.28 डिवाइड बाई 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, इसको काटिए, 12 एकम 12, 12 संते 84, 12 संते 84, एक बच गया, इधर से 7 ले लिया, तो अगला डिवाइड होगा 1 टाइम 7.1, 12 एकम 12, फिर 5 बच जाएगा, एक फिर से ले लिया, तो आपके क्या आएगा, 12 × 36, 12 × 4 = 48, 7.14 टाइम डिवाइड होगा। इधर हम देख लेते हैं, तो ये आपके हो रहा है 14.28 टाइम डिवाइड हो रहा है। सरल अनुपात निकालोगे, अब सरल अनुपात, तो सरल अनुपात आपको दिख रहा होगा छोटा, स्मॉल नंबर, छोटी संख्या, ये क्या है, छोटी संख्या दिख गई होगी आपको, दिख गई क्या, छोटी संख्या दिखने के बाद उस छोटी संख्या का दोनों संख्याओं में डिवाइड करते हैं, तो सरल अनुपात आ गया आपके पास 7.14 डिवाइड बाई 7.14, तो यहाँ 1 से डिवाइड हो गया ये, और ये 14.28 डिवाइड बाई 7.14, तो ये बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरी गुड, हो रहा है। तो यानी सिंपलेस्ट रेशियो आ गया आपके 1:2। तो फिर मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ, C के नीचे 1, H के नीचे 2, यानी मूलानुपाती सूत्र आ गया है CH2। ओके, ये आपका पहला स्टेप पूरा, जो भी क्वेश्चन ने पूछा था कि मूलानुपाती सूत्र भी बताना है, तो मूलानुपाती सूत्र तो हमारे आ चुका है CH2। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र के बाद अणु सूत्र निकालेंगे। अब तो अणु सूत्र के लिए देखो क्या करेंगे, ये तो मूलानुपाती सूत्र हो गया, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई हमारी, स्टेप फर्स्ट। ओके, अब स्टेप सेकंड पर आ जाते हैं। स्टेप सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र का भाग, इसमें फाइंड आउट करने वाले हम मूलानुपाती सूत्र का भाग। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2, तो CH2 का भार कितना आ जाएगा, तो CH2 का भार आ गया, C का तो हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 2 × 1, यानी टोटल हो गया 14। हो गया। स्टेप थर्ड काम में लो। स्टेप थर्ड क्या कहती है, पूर्णांक संख्या n प्राप्त करो, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, अणु भार या मोलर भार, मोलर द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र का भार, जो कि अणुभार कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 28 डिवाइड बाई 40, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, तो नाउ हमारा अणुसूत्र हो गया है C1H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी C2H4, ये एथीन है,
क्या बोलते हैं इसको, एथीन। तो ये एथीन का यानी जो क्वेश्चन दिया था वो एथीन का आपके अणुसूत्र था। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको मैंने सिखाया। आज के का जो हमारा क्लास था इसके अंदर हम बिल्कुल क्लियरली क्या क्या सीख गए हैं। तो मूलानुपाती सूत्र आप देखना, आपने किताब ले ली होगी और नहीं ली तो जल्दी से जल्दी आप किताब अरेंज करें। 11th क्लास की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक आपको लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही अब हमारे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। तो 10वीं क्लास के अंदर अगर आप 10वीं से जस्ट 11th में आए हो तो 9th क्लास में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बनती थी, वो भी आप सॉर्ट आउट कर लें। उसके बाद 11th क्लास अगर नहीं भी है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ख़रीद लें या फिर पुरानी अरेंज कर लें। उसके अंदर आप देखेंगे कि मैं उसके क्वेश्चन ले भी रहा हूँ यहाँ। आज जैसे हमने 1.3 क्वेश्चन लिया, परसेंटेज कंपोजिशन एक पॉइंट है। स्टार्टिंग वाले जो 2-3 पन्ने हैं वो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं, वो केमिस्ट्री के साथ साथ आपको जैसे उनसे लिंक टॉपिक आएगा वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि मैंने आपको जो जो टॉपिक जैसे टॉपिक डलवाता हूँ, तो हमने सबसे पहले फार्मूला फॉर्मेशन सीखा था। एटॉमिक वेट तो आपको सबके याद कर ही लेने हैं, क्योंकि बिना एटॉमिक वेट के हम केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। तो परमाणु भार आपने 9th क्लास में भी सीखे होंगे, आपके आवर्त सारणी में दे भी रखे हैं। मैंने भी आपको क्लास के अंदर लिखाए हैं। पहली क्लास में हमने शायद परमाणु भार को ही सीखा था। तो वो आपको सबसे पहला ही काम है, परमाणु भार तो आना ही चाहिए। ठीक है, परमाणु भार जब आपको आता है तो उसके बाद अणुसूत्र कैसे बनते हैं, फिर अणुसूत्र के बाद अणुसूत्रों से मोलर द्रव्यमान हम कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हो हमको अणुभार मोलर द्रव्यमान निकालने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो मोलर द्रव्यमान आपको आने के लिए ज़रूरी है कि परमाणु भार आपको आए। तो अणुसूत्र, फिर उसके बाद अणुसूत्र यौगिक के जो सूत्र होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। पहला होता है मूलानुपाती सूत्र, जो हमने डिस्कस कर लिया कैसे परसेंटेज कंपोजिशन से हम मूलानुपाती सूत्र की ओर पहुंचते हैं, ये हमने सीखा ना आज, बहुत बढ़िया सीख लिया। उसके बाद अणुसूत्र कैसे निकलता है ये। अब हम अगली जो क्लास बनाएंगे उस क्लास के अंदर मैं बिल्कुल नया टॉपिक लेने वाला हूँ, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। और इससे कंपटीशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट तो एक ऐसा चैप्टर है जिसकी ज़रूरत हमें हर चैप्टर में होने वाली है। फिजिकल का कोई भी चैप्टर आप पढ़ो तो उसमें मोल अवधारणा, बड़े भाइयों से पूछ के देखना आप, मोल अवधारणा वाला जो चैप्टर है उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि उसके बिना हम केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते। तो बेटा अगली क्लास को बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे। मैं अगली क्लास को, ये चीज़ तो मैंने 9th लेवल की चीज़ पढ़ाई है, हालांकि वो मोल अवधारणा का शुरू वाला जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो भी आपके लोअर लेवल यानी 9th क्लास में आता है, मोल अवधारणा। लेकिन मोल अवधारणा की चर्चा हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और आप मोल अवधारणा को पढ़ के ही उस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।